हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। यहाँ पर पूछा गया है WHO के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे है वो कौन सी डेट पर रहती है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी इज़ 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इज़ 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 14 नवंबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च। 24 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाइल परफॉर्मिंग अ न्यू बॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट करते हैं तो जब वाइटल साइन हमें असेस करना रहता है तो किस सीक्वेंस में हमें असेस करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ टेम्परेचर, पल्स देन रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पल्स, ऑप्शन नंबर फोर इज़ रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। जब हम न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो न्यूबॉर्न है उसका रेस्पिरेशन चेक करना है, पल्स चेक करना है, देन फिर उसके बाद टेम्परेचर चेक करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिम्फेटिक फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है लिम्फेटिक फिलारियासिस जो है वो इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बी मेलाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ बी टिमोरी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज। इन सभी जो बैक्टीरिया यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो सभी दिए गए हैं बी मेलाई, डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी एंड बी टिमोरी, इन सभी के कारण जो लिम्फेटिक फिलारियासिस है ये हो सकता है। उसके बाद पूछा गया है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सभी जो है मलेरिया का ट्रांसमिशन करते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न, इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो की वजह से हो सकता है। ऑप्शन नंबर थ्री इज़ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के कारण। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण मलेरिया जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता है। इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न में हो सकता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के कारण भी होता है और ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स कंटामिनेटेड जो रहे उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद पूछा गया है, द एंटी टाइफाइड वैक्सीन VI पॉलीसेक्राइड इज एडमिनिस्टर्ड एट। यहाँ पर पूछा गया है कि एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो है ये कब एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एट बर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ 9 मंथ, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ 1 ईयर एंड 6 मंथ एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ 2 ईयर।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 ईयर एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो है 2 साल के बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती है। उसके बाद पूछा गया है द 3 डिस्टिंक्ट एंटीजन्स हेपेटाइटिस बी वायरस हैज़ आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है हेपेटाइटिस बी वायरस के ये जो 3 टाइप के एंटीजन्स होते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर, इनमें से 3 टाइप के एंटीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ HBsAg, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ HBcAg, ऑप्शन नंबर 3 इज़ HBVAg एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ HBeAg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 HBVAg। HBVAg एंटीजन जो है ये हेपेटाइटिस बी में प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वुपिंग कफ इज़, यहाँ पर पूछा गया है वुपिंग कफ का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्रोडीटेला वायरस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 ब्रोडीटेला वायरस। ब्रोडटेला वायरस के कारण वुपिंग कफ जो है ये होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा है कि वेंटिलेटर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ये सभी हो सकते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूमोपेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ पैरालिटिक इलियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 मेंटल रिटार्डेशन। वेंटिलेटर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं आता है, बाकी न्यूमोपेरिटोनियम, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और पैरालिटिक इलियस ये सभी जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वेंटिलेटर के कारण। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी, यदि किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया हो तो हमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया है वो रिजेक्शन या अस्वीकृत या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज दिखेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ शॉक हो सकता है पेशेंट को, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हाई फीवर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ वेट लॉस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 हाई फीवर। हाई फीवर के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यदि जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया है वो रिजेक्ट हो गया है तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी जो डिसीज़ कंडीशन है वो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ ट्राइकस्पिड अट्रेशिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ कावासाकी डिसीज़ एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 कावासाकी डिसीज़। कावासाकी डिसीज़ जो है ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के अंदर नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस,
कौन से विटामिन की कमी से जो पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 इज़ विटामिन B6 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ विटामिन B9। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट में पेरिफेरल न्यूराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया है द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज़, यहाँ पर पूछा है लोकिया रूब्रा का कलर कैसा रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेड, ऑप्शन नंबर सी इज़ येलो एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी रेड। लोकिया रूब्रा का कलर रेड रहता है। उसके बाद पूछा गया है इफ़ द प्लेसेंटा इज़ नॉट डिलीवर्ड विथ इन 30 मिनट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा जो है डिलीवरी होने के बाद बेबी के डिलीवर्ड होने के 30 मिनट बाद तक भी अगर प्लेसेंटा डिलीवर ना हो पाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर बी इज़ postpartum hemorrhage, ऑप्शन नंबर सी इज़ retained placenta एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ placental ischemia। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रिटेन्ड प्लेसेंटा। यदि 30 मिनट बेबी के 30 मिनट डिलीवर होने के बाद भी यदि प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो उसे रिटेन्ड प्लेसेंटा कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग लेबर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, यहाँ पर पूछा है लेबर के टाइम पर हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना है इंट्रावीनसली, तो हम कौन सा वे कौन से तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ बॉलस का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंट्रावीनस इन्फ्यूशन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ फास्ट पुश करना है एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंट्रामस्कुलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इंट्रावीनस इन्फ्यूशन। यदि हमें ऑक्सीटोसिन इंट्रावीनसली देना है तो हम उसे आईवी इन्फ्यूशन ही देंगे। उसके बाद पूछा गया है द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये सारी ही चीज़ें आ जाएंगी सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ यूट्राइन मसाज, यूट्रस की मसाज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डिलीवर कराएंगे एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रूमिंग इन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रूमिंग इन। रूमिंग इन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मदर और बेबी है दोनों को एक साथ रखने की जो प्रोसेस होती है उसे रूमिंग इन कहा जाता है। तो यहाँ पर रूमिंग इन जो है ये हमें परफॉर्म नहीं करना है, बाकी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यूटराइन मसाज कर सकते हैं और प्लेसेंटा की डिलीवरी भी जो है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है। उसके बाद पूछा गया है द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन मेकोनियम स्टेन्ड लिक्वर इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मेकोनियम से स्टेन्ड हो तो उसका कलर कैसा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रीनिश, ऑप्शन नंबर बी इज़ वाटरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ वाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेडिश।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनिश। मेकोनियम स्टेन्ड यदि लिक्वर है, अमनियोटिक फ्लूइड है, तो उसका कलर ग्रीनिश हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पूछा गया है कीपिंग द बेबी विथ द मदर इन द कॉट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम बच्चे को माँ के साथ कॉट में रखते हैं, कॉट मतलब जो झूला बोल सकते हैं, उसमें अगर बच्चे को रखा है माँ के साथ तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ कैरिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ कंगारू मदर केयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रूमिंग इन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नियोनेटल केयर। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर है रूमिंग इन। रूमिंग इन ऐसी ही प्रोसेस रहेगी जिसमें हमें माँ और बच्चे को दोनों को साथ में रखना है, तो हम जो बच्चा है उसे कॉट में या झूले में पालने में रख सकते हैं, लेकिन माँ और बच्चे को साथ में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन दैट इज़ यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। इसमें से ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंजेक्शन मिथार्जिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ टैबलेट कैबरगोलाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, टैबलेट कैबरगोलिन। जो टैबलेट है ये प्रोवाइड की जाती है लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए। लैक्टेशन में क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ रहता है जिसके कारण लैक्टेशन होता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिड्यूस करती है जिसके कारण लैक्टेशन सप्रेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द थिन सीरस फ्लूइड सिक्रीटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग 24 to 48 आवर ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है डिलीवरी के बाद 24 से लेकर 48 घंटे में जो सीरस फ्लूइड सिक्रीट होता है ब्रेस्ट से, थिन सीरस फ्लूइड, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोर मिल्क, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिंड मिल्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोलोस्ट्रॉम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैच्योर मिल्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कोलोस्ट्रॉम। डिलीवरी के आफ्टर 24 to 48 और जो मिल्क प्रेजेंट रहता है उसे कोलोस्ट्रॉम कहा जाता है। फोर मिल्क वो मिल्क होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम जो स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स जो मिल्क आता है उसे फोर मिल्क कहा जाता है, और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद जो 20 to 30 मिनट्स तक मिल्क आता है उसे हिंड मिल्क कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज़ कॉल्ड परप्यूरियम पीरियड। यहाँ पर पूछा गया है डिलीवरी के कितने वीक बाद तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे परप्यूरियम पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ 6 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ 8 वीक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 10 वीक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 6 वीक। 6 वीक डिलीवरी के जो 6 वीक बाद तक का ड्यूरेशन रहता है उसे परप्यूरियम पीरियड कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी इज़। यहाँ पर पूछा गया है अर्ली प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम जो प्रेग्नेंट वुमन है उसे प्रोवाइड करते हैं वो इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉलिक एसिड। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक एसिड। अर्ली प्रेगनेंसी में जो है एंटी डी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसे फॉलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड वंस अ फीटस हु रीच्ड द स्टेज ऑफ वाइबिलिटी इज कॉल्ड।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक वुमन है जिसने एक फीटस को डिलीवर किया है जो कि अपनी वायबिलिटी की जो स्टेज है उसे रीच आउट कर चुका है, उसे कंप्लीट कर चुका है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैराइटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ नल्ली पैरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्राइमी पैरा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्राइमी पैरा। फिर उसके बाद पूछा गया है द नॉर्मल एवरेज रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट इन यूटेरो इज। यहाँ पर पूछा गया है यूट्रस में फीटल हार्ट रेट कितनी एवरेज नॉर्मल रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ 80 to 120 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 100 to 20 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज़ 120 to 60 बीट्स पर मिनट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 180 to 200 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है वो रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है द नॉशिया एंड वॉमिटिंग विच जनरली स्टार्ट अराउंड 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है जनरली जो नॉशिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन को 4 से लेके 6 वीक में स्टार्टिंग के, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ एमेनोरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन नंबर सी इज़ गैलेक्टोपोइसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अर्ली सिम्टम्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मॉर्निंग सिकनेस। स्टार्टिंग के वीक्स में 4 to 6 वीक्स जो स्टार्टिंग के वीक्स रहते हैं उसमें नॉशिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच सर्वाइकल डायलिटेशन एंड डिसेंट ऑफ फीटल हेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जब लेबर की प्रोग्रेस हो रही होती है उस टाइम हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं जिसमें हम सर्वाइकल डायलिटेशन और फीटल हेड का कितना डिसेंट डाउन हुआ है उसे हम टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है मेंशन करते हैं। उसके लिए हम इसमें से किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ पार्टोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ वाइटल ग्राफ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेबर ग्राफ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम फिल करते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर के टाइम पर। उसके बाद पूछा गया है इन अ रेस्टोरेंट अ पर्सन सडनली कोलैप्स चोकिंग व्हाइल ईटिंग फूड, द आइडियल मैथड टू क्लियर द एयरवे इज़ टू यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। यहाँ पर पूछा गया है कि एक रेस्टोरेंट में एक पेशेंट है जो कि खाना खाते टाइम सडनली कोलैप्स हो गया है, चोकिंग हो गई है उसे, तो हम उसे कौन से टाइप की मेथड देंगे जिससे उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए? ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ जॉ थ्रस्ट मैनुअर, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेमिल्च मैनुअर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वाल्सल्वा मैनुअर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हेमिल्च मैनुअर प्रोवाइड किया जाता है चोकिंग वाली कंडीशन में। यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है बैक साइड से जो है पेशेंट को इस तरीके से होल्ड करके और जो डायफ्राम वाला एरिया रहता है यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करके ये जो मैनुअर है ये प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन that has to done for a patient who has undergone cardiac catheterization।
यहाँ पर पूछा गया है इसमें कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन है जो कि हमें करना चाहिए जब पेशेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन हम पेशेंट का करने वाले हों तब। ऑप्शन नंबर ए इज चेक फॉर पल्स डेफिशिएट को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज एलिवेट द हेड एंड ऑफ बेड, पेशेंट का जो बेड है उसका हेड साइड एलिवेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, कैथेटराइजेशन की जो साइट है वहाँ पर ब्लीडिंग प्रेजेंट है या नहीं उसे चेक करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोवाइड अ बेड क्रेडल, या फिर हम बेड क्रेडल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, कैथेटराइजेशन की जो साइट है उसे असेस करेंगे कि वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर हेड इज डिलीवर्ड बाय, यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक्टिव फेस रहता है लेबर का वहाँ पर हेड जो है वो कौन सी मेथड से डिलीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज अबडक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है जब फीटल जो हेड होता है लेबर की प्रोसेस में जो हेड डिलीवर होता है उस टाइम पर एक्सटेंशन होता है। उसके बाद पूछा गया एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, यहाँ पर पूछा गया इनमें से जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं वो किसके फॉर्मूले या कौन से रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मैकडोनल्ड रूल, ऑप्शन नंबर बी इज़ नाइगल्स रूल, ऑप्शन नंबर सी इज़ रूल ऑफ 9 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डाउन्स फार्मूला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नाइगल्स रूल। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसे नाइगल्स रूल कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द कॉज ऑफ पेन इन लेबर इज़ ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि लेबर के टाइम पर जो फीमेल को पेन होता है उस पेन का ये सभी कारण हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ मायोमेट्रियल इस्चीमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पर इस्चीमिया हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसलिए पेन होता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी इनएफिशिएंट सीडेशन, इनएफिशिएंट सीडेशन नहीं दिया जाता है उसके कारण। ऑप्शन नंबर सी इज सर्वाइकल स्ट्रेचनिंग ड्यूरिंग डायलिटेशन, जो सर्वाइकल होती है वो स्ट्रेच होती है डायलिटेशन के टाइम उसके कारण पेन होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पेरिटोनियल स्ट्रेचनिंग ओवर द फंडल, और जो पेरिटोनियल होती है पेरिटोनियल कैविटी वो स्ट्रेच होती है फंडस के ऊपर उसके कारण पेन होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो रीज़न है वो नहीं है पेन होने का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इनएफिशिएंट सीडेशन। इनएफिशिएंट सीडेशन ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है लेबर के टाइम पर पेन होने का। बाकी मायोमेट्रियम में जो है इस्चीमिया हो जाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाता है जिसके कारण मायोमेट्रियम में इस्चीमिया हो जाता है। सर्वाइकल डायलिटेशन होता है जिसके कारण स्ट्रेचनिंग होती है उसकी वजह से पेन हो सकता है। और पेरिटोनियल की जो कैविटी वो स्ट्रेच होती है फंडस के ऊपर उसके कारण भी पेन हो सकता है, लेकिन ये जो रीज़न है ये नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।